गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हैं। तो मैं आप लोगों को क्लास 9 की बुक स्टार्ट की हूँ, जिसमें से कुछ चीज़ें क्या सब कुछ मैंने क्लियर ही कर दिया है। बस ये एक चैप्टर और नेक्स्ट चैप्टर, ये 2 चैप्टर बचे हैं, जिसमें से बस 5 चैप्टर है। जो मैं इसमें से फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर चुकी हूँ और मैंने सारे यूनिट्स कंप्लीट करा दिए हैं। हाँ, ये होगा कि वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगी, लेकिन आपको प्लेलिस्ट में शायद कुछ वीडियो नहीं मिल रही होंगी, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे तो अपलोड कर दिया है लेकिन उसको स्टोर नहीं किया। अभी प्लेलिस्ट में कुछ वीडियो ऐसी हैं, तो अगर आप लोग वीडियो पे देख सकते हो जाके तो देख लीजिएगा, नहीं तो मैं उसको भी अपलोड कर दूँगी। तो चलिए, ज़्यादा वीडियो बातें नहीं करते, मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो मैं आप लोगों को ऊनी वस्त्रों में मिलावट तक आप लोग को बता दी थी। आज किसका नंबर है, तो रेशम का। तो चलिए देख लेते हैं। प्राणी जगत से प्राप्त होने वाला एक वस्त्रोपयोगी तंतु रेशम भी है। रेशम एक ऐसा वस्त्रोपयोगी तंतु है जो अनेक गुणों से युक्त है। रेशम के तंतुओं से निर्मित वस्त्र उत्तम श्रेणी के वस्त्र माने जाते हैं तथा पारस्परिक रूप से रेशम को वस्त्रों का राजा माना जाता है। देखिए, इस बुक में लिखा हुआ है आपकी क्लास 9 की कि वस्त्रों का राजा किसे माना जाता है, तो रेशम को। वैसे वस्त्रों का राजा कपास को और वस्त्रों की रानी रेशम को माना जाता है। अब पता नहीं आयोग वस्त्रों का राजा सही मानता है कि रानी, हुए तो उस पर डिपेंड है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है वस्त्रों का राजा। रेशम के तंतुओं को एक कीड़े से प्राप्त किया जाता है। ये तंतु उस कीड़े के शरीर में से ही निकलते, बॉम्बेक्स मोरी जिसे कहते हैं। अर्थात ये कीड़े के शरीर से के भाग होते हैं। क्या भाग होते हैं, वो जो रेशम का रेशा होता है ना, उसकी बात की जा रही है कि उस कीड़े के शरीर का भाग होता है। वो होता क्या एक्चुअल में, एक लार्वा होता है। ठीक है, वो जब इन्वायरमेंट के जब संपर्क में आता है, जब यहाँ के, तो जब वो ऑक्सीडाइज, जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वो क्या होता है, वो एक रेशे का, मतलब वो कड़ा हो जाता है और एक रेशे का रूप ले लेता है। फिर प्रोसेस के द्वारा उसको अलग करके और उससे कीमती वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। तो प्राणी तंतु होने के कारण ही रेशम के तंतुओं में प्रोटीन है, और ये प्रोटीन की प्राणी से चीज़ों में तारीफ यही कि इसमें क्या होता है, प्रोटीन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, इसमें का प्रोटीन होता है और सल्फर की उपस्थिति होती है। तो प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा होती है। इन तंतुओं को क्या कहते हैं, प्रोटीन तंतु भी कहते हैं। रेशम के कीड़े से रेशम प्राप्त होता है। यह कीड़े से उत्पन्न एक लसदार रस है, जिससे मैं बोली ना, अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा, इसके 4 श्रृंखला होती है, लाइफ साइकिल होते हैं, इससे ये गुजरते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि ये कीड़े जो होते हैं, इनसे उत्पन्न एक रस है जो लंबा रेशा बन जाता है तथा हवा में सूख जाता है। रेशम का कीड़ा ये ना अपने आठ के आकार में क्या करते हैं, जब ये निकालते हैं ना रेशों को, तो अपने सिर को झकझोरते हैं 8 के आकार में ऐसे। तो उसमें क्या होते हैं, इसीलिए अपने जो ये कोकून होता है ना, जो ये प्यूपा होता है, वो कोकून में ऐसे क्या करते हैं, लपेट जाता है। इसीलिए वो लपेट जाता है, क्यों, उसका जो सिर होता है वो झकझोरते रहता है, और किस आकार में, 8 के आकार में। ठीक है, रेशम का कीड़ा इस रेशे को कोए कोकून के रूप में अपने चारों ओर लपेट लेता। सोचती हूँ 10th कंप्लीट करवा देती तो मैं आप लोगों को फिर मैं एनसीईआरटी भी कंप्लीट कराना सोच रही हूँ, बट हो नहीं पा रहा, देखती हूँ। रेशम का कीड़ा इस रेशे को कोकून के रूप में अपने चारों ओर लपेट लेता है। जब कीड़ा प्यूपा अवस्था में ही होता है तो उसे मारकर रेशम प्राप्त करते हैं। अंडा के बाद लार्वा, अंडा, लार्वा, प्यूपा और कीड़ा। ठीक है, तो जब प्यूपा क्या होता है, प्यूपा अवस्था में होता है, रेशम का कीड़ा इस रेशे को कोए कोकून के रूप में अपने चारों ओर लपेट लेता है। और जब कीड़ा प्यूपा अवस्था में होता है तो उसे मारकर रेशम प्राप्त करते। विलंब करने से कीड़ा कोए से बाहर निकल जाता है। रेशम क्या होगा, जो उसकी कहते नहीं अविरल लंबाई के लिए फिलामेंट, प्रकृति का एक ऐसा रेशा जो फिलामेंट है, इसके लिए क्या है, प्रसिद्ध है और जाना जाता है। जब रेशम टूट जाएंगे तो वो कता हुआ स्पन यानी उससे बनेगा। ठीक है, कता हुआ रेशम का, जिससे निर्माण करते हैं। इस रेशे की लंबाई अत्यधिक होती तथा यह बहुत ही अधिक महीन और चमकदार होता है। लंबाई के कारण क्या होता है, इसमें गांठें नहीं पड़ती। इसके जो सरफेस होता है, जो इसका मतलब जो परत होती, सतह होती, इस पर क्या होता है, गांठें नहीं दिखती, गुठलियाँ, चमकदार होता है, जिससे क्या होता है, ये चमकदार होता है। उसमें क्या होती है, अच्छी आंखों को अच्छी लगने वाली, शालीन वाली क्या होती है, चमक होती है। ठीक है, रेशम 2 प्रकार का होता है। एक असली रेशम, जिससे कि वाइल्ड सिल्क भी कहते हैं। रेशम के कीड़े नहीं, असली रेशम रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। इन कीड़ों को पाला जाता है। ठीक है, जो कल्टिवेटिंग सिल्क कहलाते हैं। रेशम से बढ़िया कपड़ा बनता है। कच्चा रेशम को रॉ सिल्क भी इसी वर्ग में का रेशमी कपड़ा है। कच्चा रेशम, रॉ सिल्क भी इसी वर्ग का रेशमी कपड़ा है। किसका, असली रेशम जिसे कह रहे हैं, जिसे कल्टिवेटिंग सिल्क कहते हैं।
बनैले कीड़े से प्राप्त रेशम नकली होता है। बनैले कीड़े से प्राप्त, जिसमें टेरी, मूंगा, टसर ये सब आते हैं ना, उनकी बात की जा रही है कि बनैले कीड़े से प्राप्त रेशम नकली होता है या टसर के रेशों से बनता है। टसर हो गया, मूंगा हो गया, और आपने क्या देखा था, एरी देखा था। ये असम में, बंगाल में, यहाँ पे ये चीज़ मिलता है। ठीक है, मूंगा का प्रयोग एम्ब्रॉयडरी के लिए किया जाता है। रेशम से बढ़िया बनैले कीड़े से प्राप्त रेशम नकली होता है या टस्सर के रेशों से बनता है। इससे बना रेशमी कपड़ा घटिया तथा कड़ा होता है। इसका रंग क्या होता है, भूरा होता है। उष्णता वाहन, रेशमी कपड़ा शरीर की गर्मी को बहुत कम बाहर निकलने देता है, इसलिए सूती कपड़े की अपेक्षा गर्म मालूम होता है। रेशम तंतुओं की विशेषताएं देख लीजिए, इसकी क्वालिटी क्या है। भौतिक गुण इसका, जिसमें इसमें संगठन है। रेशम के तंतु में जमने वाली वसा तथा प्रोटीन के तत्व सेरेसिन नामक पदार्थ पाया जाता है। यही क्या होता है, गोंद जिसको कहते हैं, प्रोटीन होता है फाइब्रिन, और गोंद को क्या कहते हैं, सेरेसिन कहते हैं। ठीक है, अणु विछड़ीय रचना, ये टेढ़ी मेढ़ी असमान सतह वाला होता है। लंबाई, ये सबसे लंबा तंतु है, इसकी लंबाई 1200 से 1800 फीट तक होती है, 4000 मीटर भी शायद इतनी फिट होती है। मजबूती, प्राकृतिक तंतुओं में सबसे मजबूत होता है। लचीलापन, ये तंतु अत्यधिक लचीले होते हैं जिससे ये कोमल होते हैं। ताप का प्रभाव, ये तंतु अधिक ताप पर नष्ट हो जाते हैं। रगड़ का प्रभाव, रगड़ने से इसकी ऊपरी सतह खराब हो जाती है। हवा का प्रभाव, काफ़ी समय तक हवा में रहने पर रंग खराब हो जाता है। लचीलापन, रेशम के तंतु में लचीलापन अधिक होता है। प्रतिस्कंदता, रेशम के तंतुओं में यह गुण अधिक होता है। वस्त्र को दबाकर छोड़ने पर वह पहले की स्थिति में आ जाता है। ठीक है, और प्रत्यास्थता में क्या कहता है, अपनी पूर्व आकृति को प्राप्त करता है। ताप संवाहन, इन तंतुओं में प्रोटीन की उपस्थिति के कारण ये क्या है, ये कुचालक होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन की उपस्थिति के कारण क्या है, ये कुचालक है। ब्लीच का प्रभाव, सांद्र ब्लीच का हानिकारक प्रभाव पड़ता है, मतलब जो डाइल्यूट होगा उसका नहीं, बट जो शांत होगा उसका प्रभाव पड़ेगा। रासायनिक गुण, अम्ल का प्रभाव, मृदु अम्ल से इन तंतुओं पर चमक आ जाती है, सांद्र अम्ल से तनु गल जाते हैं। क्षार का प्रभाव, रेशम के तंतु पर क्षार का बुरा प्रभाव पड़ता है, इसकी चमक खराब हो जाती है। रंगों का प्रभाव, रेशम के तंतुओं का रंगों के प्रति आकर्षण रहता है, इन्हें किसी भी रंग में रंगा जा सकता है। रेशमी वस्त्रों की विशेषताएं, ये महीन, चिकने, चमकदार होते हैं, अतः इनसे त्वचा को किसी भी प्रकार की रगड़ या हानि की संभावना नहीं होती। रेशमी वस्त्र अपने में पसीने को सूती वस्त्रों की भांति जल्दी नहीं सोखते, किंतु जितना भी सोखते हैं वह शीघ्र सूख जाते हैं। रेशमी वस्त्र गर्म पानी से अथवा पानी में उबाल कर नहीं धोए जा सकते, ऐसा करने से इनका रंग खराब हो जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह इनका बड़ा भारी दोष है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह इनका बड़ा भारी दोष है। रेशम पर रंग सुगमता से चढ़ता है और ठंडे पानी से धोने में निकलता नहीं है। यह उष्मा के कुचालक होते हैं, इनमें रंध्र बहुत कम होते हैं और रोएं भी कम होते हैं। इन कारण इनमें वायु कम भरी होती है, इससे पसीना उड़कर शीघ्र बाहर नहीं जा सकता। अतः गर्मी में पसीना कम उड़ने के कारण ये वस्त्र शरीर को ठंडक नहीं पहुंचाते। फलस्वरूप गर्मी की ऋतु के लिए सूती वस्त्रों की तुलना में उपयोगी नहीं होते। सूती वस्त्रों की अपेक्षा ये गर्म होते हैं, पर महीन और हल्के होने के कारण ऊनी वस्त्रों की भांति गर्म नहीं होते। सूती और ऊनी वस्त्रों की परस्पर तुलना, सूती, ऊनी और रेशमी की तुलना की गई है। सूती नंबर 1, नए कपड़े धोने पर थोड़ा सिकुड़ते हैं, पर ऊनी की अपेक्षा कम। इस्त्री द्वारा क्रीज बना देने पर क्रीज टिकी रहती है और धोने पर भी नहीं निकलती। कीड़े इन्हें खराब नहीं कर सकते, किंतु सीलन में रखने पर फफूंदी लग जाती है। इनमें एक दोष यह होता है कि पहनने पर इनमें सिलवटें पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्यास्था और प्रतिस्कंदता, लचीलेपन, फ्लेक्सिबिलिटी का इनमें क्या होता है, अभाव होता है। ऊनी वस्त्रों में यह दोष नहीं होता। रेशमी वस्त्रों में भी सिलवटें कम पड़ती हैं। सूती वस्त्र ज्वलनशील होते हैं, ऊनी और रेशमी वस्त्र अपेक्षा के बहुत कम ज्वलनशील होते हैं। ऊनी वस्त्र, ये वस्त्र धुलने पर सिकुड़ते हैं, इसलिए अच्छे ऊनी वस्त्रों की सूखी धुलाई करनी पड़ती है। इनमें क्रीज नहीं पड़ते, पहनने में इनकी सिलवटें जल्दी नहीं पड़ती, रगड़ लगने पर जल्दी फट जाते हैं, इसलिए ऊनी मोजे एड़ी पर बहुत शीघ्र फटते हैं। इनमें कीड़े बहुत लगते हैं और इन कीड़ों में छेद कर देते हैं, इसलिए ऊनी वस्त्रों में प्रायः धूप दिखलाना और उनमें नैप्थलीन की गोलियां रखना आवश्यक होता है। रेशमी वस्त्र, ये वस्त्र धोने से सिकुड़ते नहीं हैं, पहनने पर सिलवटें कम पड़ती हैं। इस्त्री के क्रीज बनाने पर अच्छी क्रीज बनती है और रुकती है, किसमें, रेशमी की बात हो रही, किंतु धोने से निकल जाती है। कृत्रिम वस्त्र,
आज नंबर किसका आ गया? कृत्रिम वस्तु का। अब तक आपने क्या पढ़ा था? आपने प्राकृतिक रेशों के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने ऊन के बारे में पढ़ा जो प्राणीज था, कपास के बारे में पढ़ा जो वानस्पतिक में भी बीज था, आपने लिनन के बारे में पढ़ा जो वानस्पतिक में तने वाला रेशा था। फिर आपने किसको बारे पढ़ा? प्राणीज में पढ़ा, रेशम को पढ़ा, और किसको पढ़ा? ऊन का पढ़ा, ऊन के बारे में आपने जाना। अब नंबर आता है कृत्रिम रेशम। कृत्रिम का मतलब ही होता है जो मानव के द्वारा निर्मित हो, जिसे आर्टिफिशियल फाइबर भी कहते हैं। अप्राकृतिक रूप से तैयार तंतु कृत्रिम तंतु कहलाते हैं, मतलब जिसे नेचर ने न बनाया हो, जिसे प्रकृति के द्वारा जिनका निर्माण नहीं हुआ, मतलब जिनमें प्रकृति की चीज़ों का उपयोग करके जो रेशे न बनाए जाते हों, वो क्या कहलाते हैं? कृत्रिम कहलाते हैं। ये तंतु ताप से शीघ्र प्रभावित होते हैं, इसलिए इन्हें ताप सुनम्य तंतु या ताप संज्ञाशील तंतु भी कहते हैं। किन्हें? आर्टिफिशियल फाइबर को। मनुष्यकृत तंतु, इनका निर्माण लकड़ी के गूदे, कपास, लिंटर, बांस आदि से होता है। और यहाँ बात किसकी की जा रही है? रेयान की बात की जा रही है, ठीक है, क्योंकि उसमें ही ना गूदे, कपास, लिंटर, बांस आदि के पल्प की बात की जाती है। मानवकृत तंतुओं के निर्माण के लिए भौतिक विधियां प्रयुक्त की जाती है, मतलब मशीनों का प्रयोग किया जाता है। रेयान को अनुदैर्ध्य देखने पर ऐसा, अनुप्रस्थ देखने पर ऐसा दिखता है, ठीक है। रेयान सबसे पहला मानवकृत तंतु है। यह अर्ध प्राकृतिक तंतु सेल्यूलोज से बनता है। साधारण रुई, लकड़ी अथवा बांस की लुगदी को रासायनिक क्रियाओं द्वारा द्रव्य रूप में परिवर्तित करके एक सांचे के महीन छिद्रों में से निकालकर तथा सुखाकर लंबे और चमकदार तंतुओं की रचना दी जाती है। इन तंतुओं से रेयान कपड़ा बनता है। रेयान कितने होते हैं? तो 3 प्रकार के, नाइट्रोसेल्यूलोज रेयान, विस्कोस रेयान और कुप्रामोनियम रेयान, ठीक है। रेयान बनाने की यह क्या है? सर्वाधिक प्राचीन विधि है। पहली नाइट्रोसेल्यूलोज। प्रोफेसर जॉर्ज एडमर्स ने इस विधि द्वारा रेयान का निर्माण किया। इस विधि के अंतर्गत कपास पर नाइट्रिक अम्ल HNO3 व गंधक का अम्ल मतलब सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड H2SO4 जिसको गंधक का अम्ल भी कहते हैं, कि अभिक्रिया करके उसका घोल तैयार किया। तत्पश्चात इस गाढ़े घोल को पतला करने के लिए इसमें अल्कोहल मिलाया जाता है। इसके बाद घोल को स्पिनरेट के छिद्रों में से गुजारा जाता है। स्पिनरेट का छिद्र का मतलब जो आप बाथरूम में शावर करते हैं, शावर लेते हैं, जो फव्वारा होता है, जो पानी निकलता है ना बारिश की बूंदों की तरह, तो जो उसमें जैसे इस टाइप का होता है, आप जो बाथरूम में शावर लेते हैं, ये चीज़ तो आपको ध्यान होगा, इसमें छोटे छोटे इसमें से पानी निकलता है बारिश की बूंदों की तरह, तो ये जो छिद्र होते हैं ना उसको स्पिनरेट कहते हैं। तो उसी तरह कहा गया कि स्पिनरेट के छिद्रों में से क्या करते हैं? निकाला, जस्ट लाइक सावर, बाथ सावर जो होता है ना उसकी बात की जा रही है। स्पिनरेट के छिद्रों से गुजारा जाता है। अल्कोहल भाप बनकर वाष्पित हो जाता है। अल्कोहल इसमें मिलाया गया था, इसको क्या किया था? मतलब रिएक्शन करने के लिए जो केमिकल तैयार किया जा रहा था, तो अल्कोहल क्या हुआ? उड़ गया, और आपको जो ये रेशा प्राप्त हो गया, वो रेशा स्पिनरेट के छिद्र से गुजरा और उस पर भाप के द्वारा या हवा देकर ड्राई उसको क्या किया? सुखा दिया गया, और वो एक रेशा निकलते गया, उसको स्पूल पे लपेटते गए, बस नाइट्रोसेल्यूलोज रेशा तैयार हो गया। एल्कोहल वाष्पित हो गया तथा घोल से बने इन धागों को कृत्रिम विधि से सुखा लिया गया। यह विधि बहुत खर्चीली है। खर्चीली होने के कारण आम आदमी की क्या है, ये अत्यंत महंगी। आजकल इस विधि का निर्माण नहीं किया जाता। किसका? नाइट्रोसेल्यूलोज विधि का इस टाइम में क्या होता है? प्रयोग नहीं किया जाता है। विस्कोस की बात आती है। एक मिनट, शायद ये 86 में शायद नाइट्रोसेल्यूलोज आया था। मैं एक बार देख लेती हूँ, क्लियर डेट की बात है, क्लियर होना चाहिए। एक मिनट जस्ट वेट करिए आप लोग, मैं देख के बताती हूँ। 1886 ही है शायद। 1884 है। 1884 में नाइट्रोसेल्यूलोज है। 1884 ये है। ये विस्कोस कब है? 1892, और कुप्रामोनियम कब है? 1890, ठीक है। इसकी खोज 1894 में हुई थी, और
ठीक है। यहाँ पे प्रोफेसर जॉर्ज एडमर्स यहाँ पे लिखा है, लेकिन वैसे काउंट हिलेरी डी चार्डनेट ने किया था, जिसको क्या कहता है, रेयान का पिता भी माना जाता है। ठीक है, किसे? काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट को। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। विस्कस रेयान, रेयान बनाने की इस विधि का आविष्कार इंग्लैंड के वैज्ञानिक वेबर क्रॉस मिडल ने सन 1892 में किया था। इसमें बांस की लुगदी पर कास्टिक सोडा की अभिक्रिया करके उसे क्षारीय सेलुलोज में परिवर्तित कर लेते हैं। 2-3 दिन के पश्चात इससे कार्बन डाइऑक्साइड या CS2, पता नहीं क्यों लिख रहा है, CO2 होना चाहिए, जैंथेट सेलुलोज बना लेते हैं। इसके बाद कार्बन डाइसल्फाइड है, इसलिए CS2 लिखा है। जैंथेट सेलुलोज बना लेते हैं। इसके बाद इसे कास्टिक सोडा के पतले घोल में गाढ़ा होने देते हैं। इस गाढ़े पदार्थ को विस्कॉस कहते हैं। इस विस्कॉस के जमने पर स्पिनरेट के बारीक छिद्रों से होकर गुजारा जाता है, जिससे धागों का निर्माण होता है। यह विधि अपेक्षाकृत सस्ती है एवं इसके वस्त्र आदि भी अधिक अच्छे बनते हैं। इस विधि से मोजे, बनियान, रुमाल आदि बनाए जाते हैं। कुप्रामोनियम रेयान, इस विधि से रेयान का निर्माण सर्वप्रथम 1890 में फ्रांस के वैज्ञानिक LH देस पिजस ने किया था। इस विधि में रुई की लिंटर अर्थात कपास की पट्टियों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसको कास्टिक सोडा में घोलकर कॉपर सल्फेट व अमोनिया हाइड्रोक्साइड के घोल में घोला जाता है। द्रव्य पदार्थ के जमने पर स्पिनरेट के पतले धागे निकाल लिए जाते। आपने क्या देखा? सबसे पहला मानवकृत रेशा क्या है? रेयान। किससे तैयार किया था? तो बांस के पल्प से, कपास की पत्ती, मतलब ये सेलुलोजिक रेशा है, तो इन सब चीज़ों से तैयार किया था। पल्प से, ये गूदे से तैयार किया गया रेशा होता है। फिर आपने क्या जाना कि ये पहला मानवकृत रेशा है, कौन सा? रेयान। फिर आपने क्या जाना? इसके टाइप जाने, ये 3 प्रकार का होता है। एक नाइट्रोसेल्युलोज रेयान, दूसरा विस्कोस रेयान और तीसरा क्या है? कुप्रामोनियम रेयान। ठीक है। फिर नाइट्रोसेल्युलोज रेयान की खोज किसने की थी? तो आप बताएंगे काउंट डी हिलेरी चार्डोनेट ने 1800, देखिए इसलिए यहाँ पे सन नहीं दिया हुआ, लेकिन 1884 में काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट ने नाइट्रोसेल्युलोज रेयान की खोज की थी। ठीक है। ये बहुत महंगी विधि है, खर्चीली, इसलिए इसका प्रयोग नहीं होता इस टाइम। इसमें किसका? नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रयोग किया जाता है। फिर अब नंबर आता है कुप्रामोनियम का। 1890 में इसका निर्माण हुआ। किसने किया? LH देस पिजस ने किया। ठीक है। उसके बाद नंबर आता है विस्कोस रेयान। 1800 कब? 1892 में, 1990। हाँ, विस्कोस रेयान 1892 हुआ था, जिसका किसने किया था? क्राश, विवल व पिडल ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। ठीक है। इसका प्रयोग ज़्यादा होता है। मोजे, बनियान, रुमाल आदि इससे क्या कहते हैं? बनाए जाते हैं। फिर आता है रेयान के तंतु की विशेषताएं। भौतिक गुण, संगठन। रेयान में सेल्यूलोज मुख्य रूप से उपस्थित रहता है। रेयान में सेल्यूलोज मुख्य रूप से उपस्थित रहता है। माइक्रोस्कोपिक कैसा टेस्ट इसका होता है? देखने पे कैसा दिखता है? तो विस्कस रेयान के तंतु में धागे के समान घुमावदार चमकदार धारियां पाई जाती हैं। लंबाई, रेयान के तंतुओं को जब आर्टिफिशियल है तो आप लंबाई अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, आवश्यकता अनुसार लंबाई में बनाया जा सकता है। मजबूती, रेयान का तंतु अन्य प्राकृतिक तंतुओं से कमजोर होता है। प्रतिस्कंदता, इसके तंतु पर अधिक दबाव देने पर कमजोर पड़ जाता है। ताप संचालन, रेयान ताप का अच्छा चालक है, यह शीतल रहता है, गर्मी में इसका प्रयोग अच्छा रहता है। रगड़ का प्रभाव, रेयान के वस्त्र पर रगड़ का प्रभाव पड़ता है। रगड़ से रेशे कमजोर पड़ जाते हैं तथा इसकी चमक कम पड़ जाती है। अवशोषकता, रेयान से बने वस्त्र पसीने को आसानी से सोख लेते हैं, अतः इसका उपयोग गर्मी में उत्तम होता है। सूखे ताप का प्रभाव, रेयान तंतु अत्यधिक ज्वलनशील होता है, अतः इस पर गर्म आयरन नहीं करना चाहिए। धूप का प्रभाव, रंगों को अच्छी तरह शोषित करने के कारण इनके रंग पक्के होते हैं, परंतु अत्यधिक धूप से रेयान के रेशे नष्ट हो जाते हैं। रासायनिक गुण, अम्ल का प्रभाव, कार्बनिक अम्लों से नष्ट हो जाते हैं, कार्बनिक अम्लों से नष्ट हो जाते हैं, परंतु अकार्बनिक, जिसमें वो था ना जो एसिड्स थे, मतलब कहने का मतलब टार्टरिक एसिड ऐसे करके था ना, जो उसको इसमें कहा गया कि उनसे इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और जैसे HCl, हाइड्रोजन सल्फाइड, H2SO4 जो था, इस सब चीज़ का इस पे प्रभाव पड़ता है। अकार्बनिक का पड़ता है, कार्बनिक का नहीं पड़ता है। क्षार का प्रभाव, क्षार से इसकी तनाव शक्ति नष्ट हो जाती है।
रंगों के प्रति सादृश्यता, रेयान रेसे शीघ्रता से रंग शोषित कर लेते हैं। ब्लीच का प्रभाव, रेयान के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड उत्तम ब्लीच है। फफूंदी व कीड़े का प्रभाव, रेयान के वस्त्रों में फफूंदी कम लगती है, इन पर कीड़े भी नहीं लगते। आज यहाँ रेयान क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। कल मैं नायलॉन स्टार्ट करूँगी। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसमें पूरे टेक्सटाइल को एक चैप्टर में इन्होंने कवर किया है मेरे अकॉर्डिंग, मतलब रेशो को। फिर दूसरा इन्होंने एक बुनाई लिया हुआ है, ऐसे करके 3 चैप्टर में इन्होंने पूरी टेक्सटाइल को मुझे लग रहा है फिनिश कर दिया है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। देखने के लिए आप लोग का बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा। टेक